नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं तेजपाल शर्मा और आपके साथ हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम रीट के लिए मनोविज्ञान का जो सिलेबस चल रहा था हमारा, उसमें हमने बुद्धि के चैप्टर के 2 पार्ट हमने कर लिए थे और ये तीसरा पार्ट है। तो हमने पहले पार्ट में सीखा था कि किस तरीके से बुद्धि का कॉन्सेप्ट जो है होता है, या बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की परिभाषाएं वो सीखी थी। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा था कि बुद्धि के प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को प्लीज पूरा देखना, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करना और अपने कीमती सुझाव जरूर, विचार जरूर देना, क्योंकि आपके जो ये विचार कमेंट हैं, लाइक और शेयर जो हैं, वो हमारा हौसला अफजाई करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम खराब किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। तो ऐसा तो आप भी जानते हैं कि एक दिन में सारे सिद्धांत, एक ही क्लास में अगर सारे सिद्धांत करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि 10 या 15 मिनट मैक्सिमम जो है हर एक वीडियो की रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 जितने भी होते हैं वो हम करते हैं। चलिए, तो इस आज के जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले करेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक जो हैं, वो हैं बिने। बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय योगदान दिया है। उन्होंने बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की और बहुत सारे काम किए हैं। तो उनमें से एक जो है इनका सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत क्या कहता है और इसके समर्थक कौन कौन हैं? देखिए, बिने ने इसका प्रतिपादन किया और इसके समर्थन जो किया था स्टर्न और टर्मन ने। स्टर्न और टर्मन ने इसका समर्थन किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में भी प्रयास इन्होंने किया था। तो एक कारक का सिद्धांत है क्या? एक कारक सिद्धांत के अनुसार, अर्थात बिने के अनुसार क्या है? बुद्धि एक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करती है। अर्थात हम किसी भी कार्य का संचालन करते हैं वो उस बुद्धि के माध्यम से करते हैं, यानी एक पावर है, एक बुद्धि जो एक प्रकार की क्षमता है। जिस व्यक्ति के पास यह शक्ति है वह अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। यानी कि जिसके पास बुद्धि है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसा कहना है बिने महोदय का। लेकिन अगर इनकी बात माने तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर कर सकता है तो वो सभी प्रकार के कार्यों को कर सकता है। अगर एक व्यक्ति मैथ में अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो साइंस में भी होगा, वो हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। जबकि वास्तविकता यह है कि वो हर एक में नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति गणित में बहुत ज्यादा जीनियस हो सकता है, कोई साइंस में हो सकता है, कोई मैथ साइंस दोनों में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हिंदी और अंग्रेजी में भी हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार तो यही है कि जिसके पास बुद्धि है वो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में वो कामयाब होगा, क्योंकि वो, इनका कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास वह शक्ति है वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जबकि ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति एक समस्या का समाधान कर सकता है, एक क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकता है, तो हो सकता है दूसरे क्षेत्र की समस्या का समाधान उससे ना हो। तो इसके अनुसार, इनके अनुसार बिने महोदय के अनुसार जो है ये बुद्धि एक ही पावर है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है कि जब किसी कार्य का संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है तो संपूर्ण बुद्धि उसमें क्रियाशील हो जाती है। अर्थात सीधे सीधे इनके कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति जब किसी एक प्रकार के कार्य कर रहा होता है तो वो मानसिक रूप से किसी दूसरे कार्य को नहीं करता होता या दूसरे कार्य को नहीं कर सकता, यानी एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। अर्थात एक कार्य अगर वो कर रहा है तो उसमें उसकी संपूर्ण बुद्धि उसमें क्रियाशील होती है, ऐसा कहना है बिने महोदय का। लेकिन ये सिद्धांत अगर आज के समय की बात करें तो इस सिद्धांत के जो है वो समर्थक ज्यादा नहीं है। विशेष बात यह है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि को एक अविभाज्य और एकात्मक इकाई मानते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, बुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य और एकात्मक की इकाई है? तो इकाई की बात करें, एकात्मक की बात करें तो एक ही बात है, एक शब्द आता है और एक कारक सिद्धांत। तो स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत जो एक कारक का सिद्धांत है ये बिने महोदय का है। और इस सिद्धांत के वर्तमान में, अगर वर्तमान के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो इसके कोई ज्यादा लोग प्रवर्तक नहीं है, अर्थात इसको इग्नोर कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार इस सिद्धांत को कर दिया गया है, जबकि यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगले सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत आता है द्विकारक सिद्धांत, यानी स्पीयरमैन का यह सिद्धांत है।
स्पीयरमैन महोदय ने द्विकारक सिद्धांत दिया, और ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है द्विकारक सिद्धांत किसका है, और ये पूछा भी गया, या स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और दूसरा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, तो इसका प्रतिपादन जो 1904 में किया गया है। बुद्धि इनके अनुसार, अर्थात स्पीयरमैन महोदय के अनुसार बुद्धि दो कारकों से बनी है। एक कारक है सामान्य योग्यता और दूसरा है विशेष योग्यता। यानी इनके अनुसार बुद्धि दो फैक्टर में, यानी टू फैक्टर थ्योरी इसको हम कह सकते हैं। टू फैक्टर थ्योरी, कौन कौन से टू फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर है जनरल एंड सेकंड फैक्टर है इसमें स्पेसिफिक, यानी विशेष योग्यता, विशिष्ट योग्यता। इनका कहना यह है कि व्यक्ति के पास दो बुद्धि होती है। पहली बुद्धि जो सामान्य है ये होगी जी होगी, ये जनरल बुद्धि है, और दूसरा होता है एस। ठीक है। अब इनके अनुसार क्या है कि ये जिसके पास जितनी ज्यादा होगी, यानी कि ये जो बुद्धि है, जनरल बुद्धि है ना, वो हर एक प्रकार के कार्यों के अंदर ये सम्मिलित होती है। लेकिन विशेष बुद्धि होती है वो उस प्रकार के विशेष में होती है। जैसे किसी की जो है वो विज्ञान के अंदर जो है वो बुद्धि ज्यादा है, ठीक है, किसी की जो है गणित में बुद्धि ज्यादा है, किसी की साहित्य में ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो जो साहित्य है, गणित, किसी में संगीत की है, ठीक है, किसी में डांस की है, ये बुद्धि जो है वो अलग अलग बुद्धि होती है, यानी ये अलग अलग व्यक्ति में अलग होती है। और ये जो जनरल बुद्धि है, जी बुद्धि है, जी कारक जो है वो सभी में शामिल होता है, सभी के अंदर ये होता है। और ये जो विशेष, जो स्पेसिफिक जो है वो हर एक में अलग अलग होता है। हो सकता है किसी में गणित में रुचि हो, यानी गणित की योग्यता ज्यादा हो, किसी में संगीत की योग्यता ज्यादा हो, किसी में डांस की योग्यता ज्यादा हो, किसी में साहित्य की योग्यता ज्यादा हो। लेकिन इनके अनुसार कामयाब कौन होता है? जिस व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर, यानी जी जनरल बुद्धि जिसके अंदर ज्यादा होती है, वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब होता है। क्योंकि जी बुद्धि जो है वो, जी कारक, जी फैक्टर जो है वो हर एक प्रकार की बुद्धि के अंदर, हर एक प्रकार के जो मानसिक जो क्रियाएं होती है वो हर एक प्रकार के अंदर शामिल होती हैं। तो ये कहना है इनका। अगली बात करें सामान्य योग्यता। दो फैक्टर बताए इन्होंने, सामान्य योग्यता, और दूसरा बताया इन्होंने विशेष योग्यता या स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य योग्यता कौन सी है? सामान्य योग्यता ही बुद्धि है। इनका कहना है कि मुख्य बुद्धि यानी मेन जो है वो कौन सी है, वो जो है मुख्य है, वो कौन सी है? जी फैक्टर को इन्होंने मुख्य बताया, क्योंकि मेन जो हर एक कार्य के अंदर ये होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है। अर्थात क्वेश्चन यहां ये बनता है कि स्पीयरमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि है जो हर प्रकार के कार्यों में शामिल होती है, तो वो फैक्टर कौन सा है? वो जी फैक्टर है। यह योग्यता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाती है। अर्थात जी फैक्टर ऐसा फैक्टर है स्पीयरमैन महोदय के अनुसार, जो जिस व्यक्ति में ज्यादा होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सफल होता है अपने जीवन में। दूसरा इन्होंने कहा है विशेष योग्यता, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? वह योग्यता जो जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति चित्रकार है तो चित्रकारी उसकी विशेष योग्यता, यानी ये उसके अंदर चित्रकारी वाली बुद्धि जो है वो उसके अंदर स्पेशली एस वाली, ठीक है, चित्रकारी की। अगर कोई व्यक्ति सिंगर है तो अगर सिंगर है तो उसके अंदर जो सिंगिंग जो है वो क्या है? उसका स्पेसिफिक फैक्टर है, विशेष योग्यता है उसकी, तो वो व्यक्ति संगीत में ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन वो तभी कामयाब होता है एक अगर ये हम मान के चले कि किसी व्यक्ति में संगीत की क्वालिटी तो है, लेकिन अगर जी फैक्टर अगर उसके अंदर नहीं है तो वो यहां भी एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बुद्धि के अंदर जी और एस फैक्टर दो हैं, और जिसके अंदर जी फैक्टर जो होता है वो हर एक के अंदर होता है, हर एक प्रकार की मानसिक एक्टिविटी के अंदर होता है, और जो जी फैक्टर जिसके अंदर अधिक होगा वह व्यक्ति जीवन में उतना ही अधिक कामयाब होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली बात करें तो किसी भी व्यक्ति में अनेकों विशिष्ट योग्यताएं हो सकती हैं, यानी जो स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो हर एक व्यक्ति में एक से अधिक हो सकता है। जी सामान्य है, और जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। अगली बात कही है कि जिस व्यक्ति में सामान्य योग्यता जितनी अधिक होगी वह व्यक्ति जीवन में उतना ही बुद्धिमान होगा। यानी क्वेश्चन यहां यह बनता है कि स्पीयरमैन महोदय के अनुसार कौन सा फैक्टर व्यक्ति को अधिक बुद्धिमान बनाता है, यानी किस फैक्टर की जो उपस्थिति जो है वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा बुद्धिमान घोषित करती है, तो वो क्या है? जी फैक्टर है। जी यानी सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सामान्य योग्यता जन्मजात होती है जबकि विशिष्ट योग्यता अर्जित की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो सामान्य जी फैक्टर जो है ये जन्मजात होता है, इसको हम परिमार्जित नहीं कर सकते, इसमें जो बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन अगर विशिष्ट जो बुद्धि है, स्पेसिफिक है, जैसे किसी व्यक्ति में जैसे हम उदाहरण देते हैं सोनू निगम का,
तो सोनू निगम के जो पिता हैं वो अगम कुमार निगम एक सिंगर हुए हैं, इनके घर में सिंगिंग का माहौल था, तो इन्होंने क्या है उस विशिष्ट योग्यता सिंगिंग को क्या इन्होंने विशिष्ट अर्जित कर लिया है। तो विशिष्ट जो स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है उसको हम विकसित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ठीक है। और जो सामान्य फैक्टर होता है जी फैक्टर जो है इसको हम विकसित नहीं कर सकते और जी फैक्टर के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, ये जन्मजात होती है। जबकि जो स्पेसिफिक फैक्टर है इसके ऊपर वातावरण का जो है प्रभाव जरूर होता है। तो ऐसी बात जो इन्होंने कही है। तो ये था हमारा द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। अब हुआ क्या, स्पीयरमैन महोदय ने एक सिद्धांत तोड़ दिया, क्योंकि इस सिद्धांत को जब 1904 में दिया था उसके बाद में इसकी आलोचनाएं होने लगी और कहा कि सिर्फ दो ही नहीं होते, सिर्फ दो ही तत्व नहीं होते, स्पेसिफिक और जनरल दो नहीं होते, इसमें ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार की जो जी फैक्टर और एस फैक्टर भी होते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत दिया और ये नया सिद्धांत दिया था 1911 में स्पीयरमैन महोदय ने। 7 साल के बाद में, यानी जो पहला सिद्धांत दिया था उसके कितने साल बाद में दूसरा सिद्धांत इन्होंने जो अपना संशोधन करके दिया था वो 7 साल के बाद में, अर्थात 1911 में इन्होंने सिद्धांत दिया है। और उस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा है कि ये दो नहीं बल्कि 3 होते हैं। द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने संशोधन करते हुए नया सिद्धांत दिया है और उसमें कहा है कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों के साथ साथ कुछ समूह तत्व भी होते हैं जो इन दोनों के मिश्रण से बने हुए होते हैं। यानी ये सिद्धांत जो है ये तीसरा इसमें जो है एक फैक्टर और जोड़ दिया कि ऐसे भी कुछ तत्व होते हैं जिनका आपस में सह संबंध होता है। ये इनडायरेक्टली, इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, इनडायरेक्टली ये कहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सह संबंध भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, क्या आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, उसके लिए आप नीचे से फटाफट से कमेंट करके बताएं। कहीं कोई दिक्कत रहती है, कोई आपका सुझाव है तो वो भी आप इसके अंदर बताइए, जरूर बताइए, हम इसके ऊपर समाधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।